देते हैं, ये पता रहेंगी तो मामला आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, सरल रहेगा प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के दरमियान जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, अगर वो आपको मालूम हो तो टॉपिक को समझना, टॉपिक को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू नो सम बेसिक पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो डेफिनेशन हमारे पास है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जिससे आप वाकिफ भी हैं। The second point is that the current always flow from high potential to low potential। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो करंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानिब फ्लो होता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल पे कहा जाएगा बेटा, लो पोटेंशियल पे करंट हमारा फ्लो करता है। घर में हमारा जो करंट आ रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसमें भी दो वायर होते हैं, एक हाई फेस कहते हैं वो हाई पोटेंशियल होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है जो लो पोटेंशियल होता है। करंट हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानिब फ्लो करता है। करंट विल नॉट फ्लो इफ एंड्स ऑफ टर्मिनल्स आर एट सेम पोटेंशियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी जगह पर किसी डिवाइस के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर हो, आइदर हाई हो या लो हो, आइदर हाई हो या लो हो, अगर दोनों हम पंखा है उसके दोनों वायर अगर हम हाई पे लगा दे, फेस पे लगा दे, पंखा नहीं चलेगा। दोनों न्यूट्रल पे लगा दे तब भी नहीं चलेगा। एक हाई एक लो होना लाजमी होता है। अगर दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर हो, आइदर दैट विल बी हाई और लो, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नो करंट इज फ्लोइंग। दूसरे अल्फाज में अगर अल्फाज को बदल दें तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो दोनों एंड्स हैं, जो दोनों टर्मिनल्स हैं, वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो दोनों टर्मिनल्स किस पर होंगे बेटा, सेम पोटेंशियल पर दोनों टर्मिनल होंगे, अगर सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो। फिर आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। फिर आपको ओहम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ कहता है V बराबर होता है IR के। किसी भी मरहले पर पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन को ओम्स लॉ के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा था। दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि सीरीज सर्किट में करंट जो होता है, सीरीज सर्किट करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल डिफरेंस तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेकिन करंट हमारे पास सेम रहता है। और इन पैरेलल सर्किट रिवर्स काम होता है। पैरेलल सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड लास्टली एंड फाइनली गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सर्किट में करंट है या सर्किट में करंट नहीं है, सर्किट में करंट है या सर्किट में करंट नहीं है, इसका पता चलाया जा सकता है किसके जरिए, गैल्वानोमीटर के जरिए हम पता कर सकते हैं कि बगैर सर्किट में करंट मौजूद है या मौजूद नहीं है। सिंपली डिवाइस होती है कि मीटर लगा हुआ होता है, मीटर के अंदर रीडिंग होती है, सुई होती है। करंट होगा तो रीडिंग हमारी इमेज करेगी, करंट नहीं होगा तो रीडिंग जहाँ पर है जीरो पर ही हमारी रीडिंग रहेगी। करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा होगा तो मे बी उसकी जीरो पर ही रीडिंग हमारी जो रहती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो हमारी होगी, उसमें हम गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर वगैरह को आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि गैल्वानोमीटर सर्किट में करंट की मौजूदगी का पता देता है। जैसे हम घर में स्विच, अगर आप स्विच को ऑन करेंगे लाइट जल गई तो करंट है, लाइट नहीं जलेगी तो करंट नहीं है। इसी तरीके से गैल्वानोमीटर एक डिवाइस होती है जिसमें से हम ये पता कर सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और फिर आप देखिए हाल क्या है इसके अंदर, एक घड़ी लगी होती है, रीडिंग जीरो पर है तो करंट का नहीं होगा, रीडिंग न्यूज करेगी तो करंट हमारा नहीं होगा। बाकी गैल्वानोमीटर की डिटेल इंशाल्लाह गैल्वानोमीटर को टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर और तफसील से डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारे पढ़ाई का स्कोप है, दैट द टॉपिक इज व्हीट स्टोन ब्रिज। The topic we are going to discuss today
न्यूमेरिकल इसका शॉर्टकट है। एक सवाल इसका लॉन्ग में आता है, एक सवाल इसका शॉर्ट में आता है। इसका ध्यान से चैप्टर में कीजिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसका टॉपिक के आगे पीछे कोई लेना देना नहीं है और ना इसके साथ कोई न्यूमेरिकल रिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक कुछ ऐसा होगा जहाँ कोई न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं है। डेफिनेशन देख ले, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज नाम अगर आप देखेंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसके मतलब क्या होते हैं एग्रीकल्चर को समझाने की कोशिश करते हैं। इसको व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों कहा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बेटा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। किस काम आता है मेरे बेटा, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। तवज्जो से गौर से देख ले। व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। किसी डिवाइस में कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है इसको मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको, व्हीट स्टोन ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहते क्यों है, इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज रखा क्यों गया, इसको भी कॉन्सेप्ट देख ले। व्हीट स्टोन ब्रिज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय चार्ल्स व्हीट स्टोन। जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, उसको डेवलप किया था, उसका नाम था चार्ल्स व्हीट स्टोन। क्या नाम था उसका, चार्ल्स व्हीट स्टोन इसका नाम था। ये तो आपको अब समझ में आ गया कि इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों है। व्हीट स्टोन के अंदर जो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो व्हीट स्टोन है वो साइंटिस्ट का नाम है। व्हीट स्टोन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। ये व्हीट पत्थर ना किल लेना है स्टोन को, ये व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है। ब्रिज के मतलब क्या होते हैं, ब्रिज क्या होता है, आपने अक्सर रोडों पर ब्रिज बने हुए देखे होते हैं। ब्रिज बेसिकली एक अल्टरनेट पाथ होता है किसी भी रास्ते पर ट्रेवल करने का, जो शॉर्टकट होता है एक तरीके से। मुख्तलिफ जगहों पे रोड्स पे आपने ब्रिज देखे हैं। ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं, एक शॉर्टकट पाथ क्रिएट कर लेते हैं जो कुछ चीज़ों को बाईपास कर लेता है। नीचे से ट्रैफिक जा रहा होता है, ब्रिज ऊपर से पास कर रहा है, बाईपास हो गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें हम एक ऐसा पाथ बनाएंगे जिसमें करंट बाईपास हो जाएगा। जहाँ से करंट फ्लो करना है, करंट ओरिजिनली वहां से फ्लो नहीं करेगा बल्कि करंट दूसरी जगह से फ्लो हो जाएगा। इसको ब्रिज जनाब कहा जाता है। अल्टरनेट पाथ फ्लो कर प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए, करंट फ्लो के लिए। इस हवाले से इसको ब्रिज कहते हैं। और तो नाम साइंटिस्ट का क्या है मेरे बेटा, व्हीट स्टोन है, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज इसका नाम हो गया है। ब्रिज अल्टरनेट पाथ हो जाएगा करंट फ्लो का, व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है। अब आते हैं इसका बेसिकली है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम है, डिवाइस का नाम है, सर्किट का नाम है। इसका नाम है, सर्किट का नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है, जो मुख्तलिफ डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज इटसेल्फ कोई डिवाइस नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज इटसेल्फ कोई डिवाइस नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक सर्किट का, एक कॉन्सेप्ट का नाम है जो मुख्तलिफ डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। Wheat stone bridge consists of four resistances R1, R2, R3 and R4। चार होते हैं रेजिस्टेंस, कितने होते हैं, चार रेजिस्टेंसेज होंगे कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे पर एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा दोबारा पहले वाले से कनेक्ट होता है एंड टू एंड विद ईच अदर, एंड टू एंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ क्लोज लूप ABCDA। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जहाँ से चले दोबारा पहुंच जाए। पहले एक पॉइंट ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से दोबारा ए आ जाएंगे। इसको कहते हैं लूप, बंद रास्ते को लूप कहते हैं। और इसका एक और नाम होता है मैश। क्या नाम होता है इसका, जो क्लोज पाथ होता है, क्लोज लूप होता है, इसको मैश भी कहा जाता है। तो कहते हैं इसको मैश कहते हैं। चार होना जरूरी है, 3 हो, 5 हो, 6 हो, क्लोज सर्किट जो बनता है उसको लूप या मैश जनाब कहा जाता है। ख्याल रखिए, उसको कह रहे हैं लूप, कह रहे हैं लूप बोले या मैश बोले, इन दोनों के मतलब क्या है मेरे बेटा, चाहे तो लूप कह दो चाहे तो मैश कह दो। लूप और मैश का मतलब एक ही होता है, क्लोज पाथ सर्किट, क्लोज सर्किट इज कॉल्ड लूप और मैश, जिसमें एंड टू एंड रेजिस्टेंसेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और यहाँ आप ऊपर से देख ले तो मैंने जैसे बताया कि नाम क्या है, जो बनाया था साइंटिस्ट ने, क्या नाम था साइंटिस्ट का, चार्ल्स व्हीट स्टोन नाम था, इसीलिए इसके नाम के अंदर व्हीट स्टोन आता है, जो पहले मेंशन किया था।
पहले बात क्या देखिए बेटा, हमने 4 रेजिस्टेंसेस है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और उन्होंने क्या किया मेरे बेटा, एक आपके पास क्लोज़ लूप बना लिया है जिसको मेश कहते हैं या लूप कहते हैं, एबीसी ये है। अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर G इज़ कनेक्टेड बिटवीन 2 अपोजिट जंक्शंस B एंड D। 2 4 जंक्शन पॉइंट होंगे ना, जब पोर्ट आपके पास एंड होंगे, उसके 4 पाथ होंगे, 4 इसके कॉर्नर्स होंगे, 2 अपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ा जाएगा बैटरी के साथ थ्रू अ की K2। की लगा देंगे। की का नाम क्या होता है? सर्किट को जब ऑन करना हो, ऑफ करना हो, तो उसके लिए की लगाते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए? की लगाते हैं। घर में जिसको हम स्विच कहते हैं। बटन को पंखे को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, लाइट को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। इसी तरीके से किसी सर्किट में करंट के फ्लो को रोकने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। अभी डायग्राम बनेगी ना, आपको आप दिखा देंगे। वेयर एज द रिमेनिंग 2 अपोजिट टर्मिनल, 4 होंगे ना, 2 अपोजिट टर्मिनल को जोड़ देंगे किसके साथ? बैटरी के साथ, और जो रिमेनिंग 2 अपोजिट टर्मिनल्स है आर कनेक्टेड थ्रू अ वोल्टेज सोर्स थ्रू अनदर की K1। एक और की के साथ जोड़ देंगे जिसका नाम क्या होगा? K1 जनाब, इसका नाम होगा। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें मेरे बेटा, तो डायग्राम आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। देख लो मेरे बेटा, सूरत-ए-हाल क्या है, सूरत-ए-हाल क्या है, ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस, एक R1 है, एक R2 है, एक मेरे बेटा R3, एक R4 है। इसको हमने इस तरीके से जोड़ा कि क्लोज़ पाथ बन गया। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी आए, डी से दोबारा ए आ गए। एक क्लोज़ पाथ हमारे पास फॉर्म हो गया है। 2 अपोजिट टर्मिनल्स थे, इनके दरमियान गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, की है, इसके ज़रिए जब चाहे सर्किट से गैल्वानोमीटर को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। और मेरे बेटा, जो 2 अपोजिट टर्मिनल थे ए और सी, इसके दरमियान हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को बैटरी में जोड़ दिया है और यहाँ पर एक और की लगी है। जब भी चाहे सर्किट में करंट को फ्लो कराए, जब भी चाहे सर्किट में करंट को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। अब आता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बेसिकली कितने रेजिस्टेंस इसके अंदर? 4 रेजिस्टेंस है। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस हमारे पास लगी हुई है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है, इस पॉइंट पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन के पॉइंट पे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? गैल्वानोमीटर पर जब सुई मूव नहीं करती, गैल्वानोमीटर जो सुई मूव करती है, बताया आपको पीछे गैल्वानोमीटर के बारे में। करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, नीडल लगी होती है, नीडल मूव करती है, उसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। अगर डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इसका नाम होता है नल डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वानोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा। जब गैल्वानोमीटर से करंट पास ना हो तो उसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। सुई 0 पर है, 0 पर ही रुकी रहती है। ऐसी सूरत में जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। 4 रेजिस्टेंस के रेशियो निकालें, 2 को डिवाइड करें, R1 को R2 से डिवाइड कर ले, R3 को R4 से डिवाइड कर ले। इसका जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है और कोई करंट सर्किट से पास नहीं करता। गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? दोनों तरफ के रेशियो बराबर हो जाएंगे, जब रेशियो बराबर हो जाएंगे तो गैल्वानोमीटर से करंट पास नहीं करेगा। अब इसको कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका एक और नाम भी क्या होता है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका नाम होता है, जब नल पॉइंट आ जाता है तो ऐसी स्टेट में ऐसी स्टेट में व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। A Wheatstone bridge is said to be balanced. Wheatstone bridge का अर्थ क्या होता है बेटा? तो ये बैलेंस होता है when T1 and T2 are connected। जब T1 T2 कनेक्ट होंगे, सर्किट से जुड़ा होगा, बट नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वानोमीटर, मगर गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। कहाँ से? गैल्वानोमीटर से करंट पास नहीं करेगा, नल पॉइंट हासिल हो जाएगा। ये कहते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल क्या था? नल डिफ्लेक्शन होगा, और जब नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो ऐसी सूरत में इसका नाम हो जाएगा क्या? क्या नाम हो जाएगा? ऐसी सूरत में इसका नाम हो जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ गैल्वानोमीटर सेम। जैसे कि बताया आपको मैंने कि जब गैल्वानोमीटर से करंट पास नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर होंगे। पीछे आपको मैंने मेंशन किया, करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। अगर हमने करंट फ्लो कराना है तो करंट फ्लो कराने के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एक हाई पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल होगा, करंट आपका फ्लो करेगा।
करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। देखो बेटा अगर आप एरो देखोगे, करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कोई करंट नहीं है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, जीरो नहीं होता। भले हाई हो, वेदर इट विल बी हाई, वेदर इट विल बी लो, जो भी पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट फ्लो, पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इट ओनली पॉसिबल व्हेन galvanometer, the ends of galvanometer are same potential and potential difference between the terminals of galvanometer is zero। जब दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कोई भी नहीं आएगा, दोनों बराबर है। जो पोटेंशियल बी पर होगा वही पोटेंशियल डी पर होगा, जो पोटेंशियल बी पर होगा वही पोटेंशियल कहाँ पर हो जाएगा, डी पर हो जाएगा। जब सेम पोटेंशियल होंगे डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो जब इसको देख लें, यहाँ लिखा मैंने पोटेंशियल एट बी, जितना पोटेंशियल बी पर होगा मेरे बच्चा, इतना ही पोटेंशियल कहाँ पर हो जाएगा, इतना ही पोटेंशियल डी पर आ जाएगा। जितना पोटेंशियल बी पर होगा इतना ही पोटेंशियल कहाँ पर हो जाएगा, डी पर हो जाएगा। जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा। तो आप रखिएगा, एक बात से देखिएगा। अब यहाँ एक और चीज़ समझने की है कि करंट का जो फ्लो की डायरेक्शन होगी, किस तरीके से करंट हमारा फ्लो करेगा, देख लेते हैं बेटा, यहाँ जरा समझिएगा। यहाँ से बेटा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मेरे बेटा अगर सर्किट में करंट है आई, तो करंट मेरे बेटा आई करंट है, जब यहाँ पहुँचेगा तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट कहाँ पर ए से बी की जाने फ्लो करेगा, कुछ करंट क्या करेगा, कहाँ फ्लो करेगा, ए से डी की जाने फ्लो करेगा। जब बी पर पहुँचेगा तो करंट दोबारा डिवाइड होगा, जब बी पर पहुँचेगा तो करंट क्या होगा मेरे बेटा, दोबारा करंट आपका डिवाइड होना चाहिए। कुछ galvanometer पे जाना चाहिए, कुछ कहाँ जाना चाहिए, R2 पर जाना चाहिए। बैलेंस स्टेट में galvanometer पे करंट जीरो होता है, बैलेंस स्टेट में galvanometer पे करंट जीरो होता है, लिहाजा जितना करंट R1 से आएगा वो सारा का सारा करंट कहाँ से पास कर जाएगा, वो सारा का सारा करंट R2 से पास कर जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, होना चाहिए डिवाइड। जब दो एक पॉइंट से दो पॉइंट हो जाते हैं उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, करंट डिवाइड होता है। मगर यहाँ पर galvanometer से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाएगा, लिहाजा जो टोटल करंट आया है यहाँ से R1 से, वही सारा का सारा R2 से पास कर जाएगा। जब R1 R2 से करंट बराबर हो जाएंगे इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरीके से R1 से करंट आएगा, जब ये पहुंचेगा पॉइंट बी पर तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, मगर galvanometer करंट पास, galvanometer से करंट पास नहीं करेगा, लिहाजा सारा का सारा करंट कहाँ से पास कर जाएगा मेरे बेटा, सारा का सारा करंट R4 से पास कर जाएगा। तो म्यूचुअल फाज में R3 R4 दोनों पे करंट बराबर हो जाएंगे, करंट बराबर हो जाएंगे मेरे बेटा, तो इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हमारे पास में हो जाएगा सीरीज में। म्यूचुअल फाज में R1 R2 सीरीज में थे और R3 R4 भी सीरीज में, जबकि R1 R2 जिसमें है एक पॉइंट से दो पॉइंट होगा तो R1 R2 पैरेलल में है, और R2 और R4 भी जिसमें है, R2 और R4 भी हमारे पास जनाब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। ध्यान रखिएगा, जितना करंट R1 पर होगा उतना ही करंट R2 पर होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। जितना करंट R3 पर होगा उतना ही करंट R4 पर होगा। आगे चलकर डिटेल में थोड़ा समझाते हुए बताते हुए पढ़ते देखो, देखिएगा। ये तो हो गया वेट स्टडी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, वेट स्टडी का प्रिंसिपल क्या होता है, बैलेंस वेट स्टडी क्या होता है, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अब मेरे बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज की हमारे पास होती है इक्वेशन, क्या होती है मेरे बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज की हमारे पास जब इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है देख लेते हैं। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में, कौन से स्टेट के अंदर है मेरे बेटा, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस स्टेट में है तो इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। वो कहता ये है मेरे बेटा कि R1/R2 बराबर होता है R3/R4 के। R1/R2 किसके बराबर होता है, R3/R4 के बराबर होता है। R1/R2 किसके बराबर होता है, R3/R4
के बराबर होता है। नाउ नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन लिखी है बैलेंस मीन इक्वल ब्रिज की, इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना है, इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है, एक दूसरे फादर इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है। अब जैसे आपको बताया पीछे कि चूंकि कोई करंट गैल्वानोमीटर से पास नहीं करता है, लिहाजा जो R1 और R2 होते हैं दैट बिकम इन सीरीज। समझाया अभी आपको मैंने बताया कि चूंकि गैल्वानोमीटर से करंट पास नहीं कर रहा है, तो R1 और R2 हमारे पास किसमें हो जाएंगे मेरे बेटा, R1 और R2 हमारे पास सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में आने का मतलब ये है कि उनके करंट की वैल्यू क्या होगी, उनका जो करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू पर सेम हो जाएगी। जो करंट R1 पर होगा वही करंट R2 पर हमारे पास होगा। अगर फर्स्ट करते हैं R1 पे करंट I1 है तो R2 पर करंट भी क्या होगा, I1 होगा। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इफ I1 इज द करंट थ्रू R1, if I1 is the current through R1, then current through R2 will be I2। जो I2 पर करंट है वो भी क्या होगा बेटा हमारे पास R, उस पर जो करंट है वो करंट भी हमारे पास क्या होगा, I1 ही हमारे पास करंट होगा। इसी तरीके से R3 और R4 आर ऑल्सो इन सीरीज। जो R3 और R4 है वो भी क्या होगा मेरे बेटा, जो R3 और R4 है वो भी हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे। जबकि R1 और R3 बिकम इन पैरेलल। एक पॉइंट से दो पॉइंट बनते हैं, ब्रांच बनती पैरेलल हो जाता है। R1 और R3 क्या होंगे, पैरेलल में हमारे पास हो जाएंगे। एंड लाइकवाइज R2 एंड R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। R2 और R4 भी हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल में हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है जी। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिर समझते हैं इसको ध्यान से। क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर I1 मेरे पास करंट किस पर है, R1 पे करंट, यहाँ पर जो करंट बेटा अगर I1 है तो यही करंट I1 मेरा कहाँ पर होगा, R2 पर करंट होगा। तवज्जो से गौर से ध्यान से देखिए, डायग्राम भी आपको बना के दिखा देते हैं। सूरत हाल ये है कि अगर इस पर जो करंट है इसकी वैल्यू अगर I1 है, इस पर जो करंट है मेरे बेटा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, I1 हमारे पास करंट की वैल्यू होगी। तुम लोग और से करंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये हमारे पास I1 करंट है जो कि पास कर रहा है जहाँ से R1 से और R2 से, ये दोनों सीरीज में हो गए, मानो मीटर से करंट तो पास नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो R2 और R3 और R4 है ये भी हो जाएंगे सीरीज में। जो R3 और R4 है ये भी मेरे बेटा क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में होने के मतलब ये है कि इन पर जो करंट की वैल्यू है, इन पर करंट की वैल्यू भी क्या होगी, सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जितना करंट यहाँ पास करेगा इतना ही करंट यहाँ पास करेगा, दोनों पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। R1 और R3 को अगर आप देखें, एक पॉइंट ए था, यहाँ से R1 अलग चला गया, R3 अलग चला गया। जब एक पॉइंट से दो पॉइंट बनते हैं तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको, तो R1 और R2 पैरेलल हो जाएंगे। इसी तरीके से R2 R4 के भी एक पॉइंट से दो पॉइंट बन रहे हैं, दो ब्रांचेस बन रही हैं। इसका मतलब है ये भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। करंट के फ्लो होने के दो रास्ते हमारे पास हैं। आगे देखिए, लेट टोटल करंट इन I। जो टोटल करंट हमारे पास सर्किट के अंदर पास हो रहा है, इस टोटल करंट को बेटा अगर नाम दे दे I का, क्या दे दे बेटा, अगर जो टोटल करंट सर्किट में हमारे पास मौजूद है, इस टोटल करंट को बेटा अगर नाम दे दिया जाए I का, क्या नाम दे बेटा इसको, इस टोटल करंट को बेटा हम I का नाम दे तो पहले वाले पर जो करंट हमारे पास है इसका नाम तो I1 है। यहाँ पर जो करंट है कितना है मेरे बेटा, I1 हमारे पास करंट है। तो जो रिमेनिंग करंट होगा जिसको I2 कह सकते हैं, किसके बराबर होगा, I माइनस I1 के बराबर होगा। तो बेसिकली I बराबर होगा I1 प्लस I2 के, और I1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो I2 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, I माइनस I1 के बराबर हो जाएगी। ये I1 करंट यहाँ चला गया, और जो I माइनस I1 करंट है, तो देखिए गौर से देखना बेटा, जो I माइनस I1 हमारे पास करंट है, ये कौन सा करंट, I माइनस I1 करंट है। ये करंट हमारा पास करेगा कहाँ से मेरे बेटा, ये करंट हमारा जो है वो पास करेगा कहाँ से,
ये करंट हमारा जनाब पास करेगा कितने से, R3 में से और R4 में से हमारे कौन सा I1 करंट है वो R3 और R4 में से पास करेगा। नोट एट बैलेंस स्टेट, जब स्टेट बैलेंस होगी, बैलेंस कब होती है, जब गैल्वानोमीटर से करंट पास नहीं करता। बैलेंस स्टेट कब होती है, जब गैल्वानोमीटर से करंट पास नहीं करता। ऐसी सूरत में कहा जाता है कि ये बैलेंस स्टेट में, ये बैलेंस स्टेट में है। और बैलेंस स्टेट होने के मतलब क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा। करंट पास नहीं करता तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों एंड्स के दोनों एंड्स के पोटेंशियल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एट बैलेंस स्टेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, जितना पोटेंशियल बी पर होगा इतना ही पोटेंशियल डी पर होगा, जितना पोटेंशियल बी पर होगा इतना ही पोटेंशियल डी पर होगा। करंट पास नहीं कर रहा, दिखाया कि नहीं बताया। जब करंट पास नहीं करता है तो एंड्स आर एट सेम पोटेंशियल, किनारे सेम पोटेंशियल पे हमारे पास होते हैं। लिहाजा मेरे बेटा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें बी और ए का और ए और डी का, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। Therefore, potential difference between AB is equal to potential difference between AD। इसकी वजह ये है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखना, B और D का सेम पोटेंशियल है, सेम वैल्यू है। जो वैल्यू B पर है वही वैल्यू किस पर है, जो वैल्यू B पर है वही वैल्यू D पर है। दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, सेम है, बराबर है। और ए कॉमन पॉइंट है। लिहाजा जो डिफरेंस ए और बी का आएगा वही डिफरेंस ए और डी का डिफरेंस, जो डिफरेंस ए और डी का आएगा वही डिफरेंस ए और डी का आएगा, क्योंकि ए और डी की वैल्यू सेम है और ए पॉइंट हमारे पास कॉमन है। पोटेंशियल डिफरेंस को वी कहते हैं, वी ए बी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा वी ए डी के, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी का, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस जनाब किसके बराबर होगा, ए और डी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये समझ लो कि बी और डी का पोटेंशियल सेम है, पॉइंट ए कॉमन है, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ओहम्स लॉ का बेटा हम इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें ओहम्स लॉ का, अगर हम इस्तेमाल करें v इज इक्वल टू आई आर, अगर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें v इज इक्वल टू आई आर, मेरे बेटा अगर हम इस्तेमाल करें यहाँ पर तो क्या सूरत हाल नजर आती है भाई, ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें v इज इक्वल टू आई आर को हम इस्तेमाल करें, देख लो मेरे बेटा ए और बी के दरमियान जो करंट है वो I1 है। हम बताया आपको मैंने कितना करंट है मेरे बेटा, जो करंट हमारे पास है वो I1 है। रेजिस्टेंस कितनी है बीच में, R1 है। जो रेजिस्टेंस दरमियान में बीच में मौजूद है उसका नाम क्या है मेरे बेटा, R1 उसका नाम है। लिहाजा क्या हो जाएगा, I1 R1, क्या होगा I1 R1। और जो ए और डी है, कौन है मेरे बेटा, जो ए और डी है इसके दरमियान कितना करंट है, इसके दरमियान करंट है I माइनस आई वन। कितना करंट है मेरे बेटा, I माइनस आई वन हमारे पास करंट है। और जब करंट I माइनस आई वन है, रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, R3 इसकी रेजिस्टेंस है, R3 क्या इसकी रेजिस्टेंस है। तो लिहाजा मेरे बेटा अगर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो I1 R1, ए बी की बात कर रहा हूँ, ए बी में क्या है I1 है, यहाँ पे क्या R1 है, I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस आई वन, यहाँ पे करंट I माइनस आई वन है और रेजिस्टेंस कितनी R3, रेजिस्टेंस कितनी मेरे बेटा, R3 हमारे पास जनाब रेजिस्टेंस है। तो I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस आई वन और R3 के बराबर हमारे पास हाल हो जाएगी। तो देखिए एक इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 का जनाब इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर बी और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस कह रहा हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के दरमियान होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के दरमियान होगा, क्योंकि बी और डी पर पोटेंशियल सेम है, सी पॉइंट कॉमन है। सी पॉइंट क्या है मेरे बेटा, कॉमन हमारे पास जो सी पॉइंट हमारे पास है वो कॉमन है, जो सी पॉइंट हमारे पास है मेरे बेटा, जो सी पॉइंट हमारे पास है वो कॉमन है।
सिमिलरली इसी तरीके से मेरे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी का होगा, इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी का होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा मेरे बेटा, सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगेन समझ लो पॉइंट गौर से, क्यों, जो वैल्यू हमारे पास किस पर है मेरे बेटा, बी और डी का पोटेंशियल सेम है और सी पॉइंट कॉमन है, तो करंट जो करंट I1 यहाँ पर था वही करंट I1 R2 पर है, और जो करंट R3 पर था वही करंट हमारे पास किस पर है, R4 पर हमारे पास करंट मौजूद है। कितना करंट था, I माइनस I1, यहाँ पे करंट हमारे पास क्या था, I माइनस I4 हमारे पास जनाब करंट था। जो पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के दरमियान है, बी और सी के दरमियान है, यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके दरमियान है, सी और डी के दरमियान होगा। पॉइंट बी और डी पर पोटेंशियल सेम है, पॉइंट सी कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस यही इस्तेमाल करते हैं, यानी वी बी सी, बी और सी का किसके बराबर होगा, वी सी डी के पोटेंशियल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वी सी डी के पोटेंशियल के बराबर होगा। अगेन यूजिंग ओहम्स लॉ, अगर हम ओहम्स लॉ का मेरे बेटा इस्तेमाल करें, अगर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो देखो बेटा बी और सी के दरमियान कितना करंट है, बी और सी के दरमियान करंट है I1, जो सेम था R1 और R2 पे, ये करंट मेरे बेटा I1 है, और मेरे बेटा जो करंट हमारे पास, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक I1 R2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बी और सी के दरमियान, तो करंट I माइनस I1 है, रजिस्टेंस R4 है, लिहाजा मेरे बेटा क्या हो जाएगा, I1 R2, I1 R2, I1 R2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बेटा, I माइनस I1 इंटू R4 हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R4 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का जनाब, इसको नाम जो है वो दे दिया जाता है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं मेरे बेटा, इसको नाम दे दिया हमने क्या, इक्वेशन नंबर 2 का मेरे बेटा इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। और उसके बाद क्या करते हैं मेरे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, क्या करते हैं भाई, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद
डिवाइड कर लेंगे, राइट। डिवाइड मेथड से डिवाइड कर लेंगे, ऐसे करके ना I1 R1 ये रहा I1 के अंदर, I2 R2 इक्वल टू 2 के लेफ्ट में। इसके राइट पे I माइनस I1 था, R3 था, इसके राइट पर I माइनस I1 R4 था। क्या देखते हैं मेरे बेटा, किसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, I1 ऊपर है, I1 नीचे है, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा उसे देखो मेरे बेटा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हमारे पास हो जाएगा। और ऐसा ही हमने करना था, ऐसा ही हमने करना था किसमें मेरे बेटा, ऐसा ही हमने करना था किसमें, प्रूव करना था रिएक्शन ऑफ बैलेंस में R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। वैल्यू प्रूव हो गई है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में हम यहाँ R1 R2 जो किया है वो वहाँ P Q R और X नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बेटा, साबित करेंगे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X, ऐसे भी R अपॉन S कह देते हैं, नाम बदल देते हैं। तो बेटा सिंपल है, जहाँ R1 लिखा था वहाँ P लगा देना, जहाँ R2 लिखा था वहाँ Q लगा देना, जहाँ R3 लिखा था वहाँ R लगा देना, जहाँ R4 लिखा था वहाँ S लगा देना। बिल्कुल सेम डेरिवेशन होगी, सिर्फ नाम बदल जाएंगे। एग्जाम में बाज़ दफ़ा नाम बदल कर दे देते हैं। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसका तरीका बहुत सिंपल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। फर्स्ट करें मैंने R4 मालूम कर लिया, 3 की वैल्यू मुझे पता है, चौथे की वैल्यू किसकी मेरे बेटा, R4 की वैल्यू अगर मैंने फाइंड आउट करनी है, R4 की वैल्यू मेरे बेटा अगर मैंने मालूम करनी है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएंगे मेरे बेटा। ये R4 मैंने मालूम करना था, फर्स्ट करते R1 R3 पता है, कौन सा नहीं होता है, जब 3 की वैल्यू पता होती है चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 वैल्यू नोन होती है, चौथे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R4 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, R3 इंटू R2 अपॉन R4। ये हमारे पास इसके जरिए हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं, किसकी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। This is one of the important question for the examination point of view as well. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिनमें बीट को ब्रीच के फिनोमिना को इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक मीटर ब्रीच है जो प्रैक्टिकल में आपको शामिल होगा। मीटर ब्रीच है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, उस पर भी इस फिनोमिना को इस्तेमाल करते हैं। फिर एक पोटेंशियोमीटर होता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं इस फिनोमिना को, और स्लाइड वायर भी होता है, वहाँ पर भी ये फिनोमिना हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो बड़ा ख्याल रखिएगा, कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे डिवाइसेज में इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिएगा, लाइक कर देंगे तो और अच्छी बात है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होगा, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, उसकी इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर वगैरह